हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज आपको कक्षा 10 अध्याय 1 जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जैव प्रक्रम इसका अर्थ क्या होता है, जो कक्षा 10 जीव विज्ञान का अध्याय 1 है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली समस्त प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें ही सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। सभी सजीव अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। जैव प्रक्रम एकदम आसान तरीके से आप कह सकते हो कि सभी सजीव अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। लाइफ प्रोसेस जैसे पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन आदि, ये विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो सभी सजीव अपने अस्तित्व को, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए प्रदर्शित करते हैं। अब इन्हीं को हम पहले चैप्टर में आपके इन्हीं को विस्तार से बताया गया है कि पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, परिसंचरण क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, इन्हीं को इसमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। जीवों द्वारा भोजन अंतःग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। जीवों द्वारा भोजन अंतःग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द यूज हो रहा है कि जीवों द्वारा भोजन अंतःग्रहण करने की क्रिया पोषण कहलाता है, जबकि जो जीव होते हैं सबको पता है कि जो जंतु होते हैं वो भी जीव होते हैं यानी सजीव होते हैं, और जो पौधे होते हैं यानी पादप होते हैं वो भी जीव होते हैं, वो भी सजीव ही होते हैं। जबकि दोनों में पोषण की जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे सभी को आपको ये पता होगा कि जो जंतु होते हैं वो प्रायः परपोषी होते हैं, जबकि जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। यानी इन दोनों जीवों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो डिफरेंट टाइप का होता है। यानी जो जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं, जबकि जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं और परपोषी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वपोषी क्या होते हैं। ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो स्वपोषी के अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। सभी हरे पौधे जो होते हैं वे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी स्वपोषण किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और स्वतः भोजन बनाने की क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वतः भोजन बनाने की क्रिया को, भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसे स्वपोषण कहते हैं, और वे जीव जिनमें स्वपोषण की क्रिया होती है वे स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। पहले पोषण किसे कहते हैं? तो जीवों द्वारा भोजन अंतःग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। सभी सजीव पोषण प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। पोषण करना सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। जीवों के अंतर्गत जंतु और पौधे दोनों आते हैं, जबकि दोनों में ही पोषण की जो प्रक्रिया होती है बिल्कुल अलग होती है। इसी कारण से जो पोषण की क्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। तो स्वपोषण किसे कहते हैं?
ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं वे स्वपोषी जीव कहलाते हैं और स्वतः भोजन बनाने की क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। आगे कक्षा 10 के जीव विज्ञान के इस चैप्टर में पोषण के बाद ये दिया गया है कि जो स्वपोषण की प्रक्रिया पादपों में होती है वो किस प्रकार से होती है, यानी जो पौधे स्वतः अपना भोजन बनाते हैं उसे कहते क्या है और ये जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से पौधों में होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, जो पौधे स्वतः अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो पौधों में स्वतः भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते किसे हैं? इसके लिए आप बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं कि पौधों द्वारा स्वतः भोजन बनाने की क्रिया को, पौधों द्वारा स्वतः भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। यहां पर देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण, इसके लिए आपको एक ये रिएक्शन याद रखना है, यहीं से इसकी डिफिनीशन बन जाएगी। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के हरे भागों में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के हरे भाग में होता है, यानी हरे भाग का मतलब होता है कि जिस भाग में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, केवल उन्हीं भागों में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक होता है। अब यहाँ से देखते हैं इसकी परिभाषा कि हरे पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। फिर से देखें, यहाँ से पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी भोजन, इसी को बोल सकते हैं C6H12O6, भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्लूकोज के साथ जल के 6 अणु तथा ऑक्सीजन गैस के भी 6 अणु का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की एक दूसरी परिभाषा आप बता सकते हो कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का संश्लेषण रासायनिक ऊर्जा के रूप में करना ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे सौर ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश का संश्लेषण रासायनिक ऊर्जा यानी भोजन के रूप में करते हैं। तो एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का संश्लेषण रासायनिक ऊर्जा के रूप में करना ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया मुख्यतः पौधों की पत्तियों में होता है।
क्योंकि पौधों की पत्तियों में ही क्लोरोफिल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियों में सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि पौधों की पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। रसोई घर का मतलब होता है जहां पे भोजन का निर्माण हो। तो भोजन पौधों की पत्तियों में बनता है, इसलिए पौधों की पत्तियों को ही रसोई घर कहा जाता है। अब इसमें आगे ये देखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक में प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य कारक, एक होता है आंतरिक कारक। बाह्य कारक में जैसे पहला मान लेते हैं प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश यहाँ तो क्लियर है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव है। प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता है। उस अनुपस्थिति में अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, जिसमें बहुत कम मात्रा में भोजन का निर्माण होता है। लेकिन मेनली जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब यहाँ पे जानना है कि जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश में 7 कलर होता है, जैसे सब पढ़े होंगे बेबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो 7 कलर होते हैं इसमें से जो रेड होता है, लाल कलर, यानी लाल प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और नीले प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे कम होता है। हरे रंग के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। ये 3 बातें यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग की उपस्थिति में सर्वाधिक होती है, तो याद रहे लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक, नीले रंग की उपस्थिति में सबसे कम तथा हरे रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि पत्तियां हरी होती हैं तो हरे रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होगा, ये नहीं होता है। पत्तियां हरी इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और एक दूसरा रीजन होता है कि सभी वस्तुएं जिस कलर का रिफ्लेक्शन करती हैं उसी कलर का दिखाई देती हैं। तो जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग के प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कर देती हैं, इसलिए हरे रंग का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कोई रोल नहीं होता है। आगे देखते हैं कि प्रभावित करने वाला जो कारक है, दूसरा कारक ले लेते हैं तापमान यानी टेम्परेचर। तो यहां पर देखिए जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो सर्वाधिक सामान्य तापमान पर होती है, यानी जो रूम टेम्परेचर सामान्य तापमान होता है लगभग 25 से 30 अंश सेल्सियस, इसी तापमान पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज्यादा होता है। यदि वायुमंडल का तापमान सामान्य तापमान से अधिक हो अथवा कम हो तो दोनों ही कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण दर जो होता है वो घट जाता है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए कि अगर जितने ज्यादा प्रकाश होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया उतना ही ज्यादा होगी। अधिक प्रकाश की उपस्थिति में टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो रंध्र होते हैं उनके खुलने की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है।
यही कारण है कि तापमान बढ़ने के कारण अथवा तापमान घटने के कारण दोनों ही कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण दर कम होता है। तो आप यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हैं तापमान में कि सामान्य तापमान पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला तीसरा हम देखते हैं जल व खनिज लवण। जल व खनिज लवण की उपस्थिति। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए जल व खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 12H2O लिखा गया है, तो यानी ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए 12H2O की आवश्यकता होती है। तो यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। पौधे जल व खनिज लवण का अवशोषण हमेशा जड़ के द्वारा ही करते हैं, पृथ्वी से, भूमि से। उनके लिए खनिज लवण अवशोषण करने के लिए एकमात्र रास्ता होता है जड़। जब वो जमीन से जल का अवशोषण करते हैं तो उसी के साथ जल में घुलित खनिज लवण उनके अंदर प्रवेश करते हैं। तो मृदा में जल व खनिज लवण की मात्रा जितने अधिक होगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया उतना ही अधिक होगा। जल व खनिज लवण की मात्रा कम होने पर प्रकाश संश्लेषण दर घट जाती है। तो ये हो गए प्रकाश